औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाज़रीन, ख़बर यह है कि शहर कराची में अमन व अमान की सूरत हाल हर गुज़रते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को 70% से ज़ायद रेवेन्यू कमाकर देने वाला शहर इस वक्त डकैतों का और चोरों का रहज़नों का शहर बना हुआ है। और अगर गुज़िश्ता माह की बात की जाए तो कराची में गुज़िश्ता माह सितंबर 20 सितंबर साबित हुआ है। महकमा पुलिस ने शहर कराची में माह सितंबर में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से भी आदादो शुमार जारी कर दिए हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं और सितंबर में अगर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की बात की जाए तो 5533 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और डकैतों ने गुज़िश्ता माह में 1651 शहरियों को उनके कीमती मोबाइल फ़ोन से भी महरूम कर दिया है। और अगर गुज़िश्ता माह अगवा की वारदातों के बारे में बात की जाए तो अगवा बराए तावान के 2 केसेस रिपोर्ट हुए, साथ ही साथ भत्ताखोरी के 5 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कत्ल गारतगिरी के 36 से ज़ायद वाक़यात सितंबर के माह में रिपोर्ट हुए हैं। जबकि अगर आज की खबरों पर नज़र डाली जाए तो आज शहर कराची में एक अफसोसनाक सानेहा बोला जाए या हादसा बोला जाए, एक ऐसी खबर सामने आई है जहां मासूम कली घर से निकली और मुरझाकर अपने घर को वापस आई। गुलबर्ग कबाइल कॉलोनी में जालिमों ने 3 साल आमना से बदफेली की है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से बदफेली की भी तस्दीक हो गई है। बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया है। इसी अहम मौजू पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे क्राइम रिपोर्टर कामरान जलील ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। कामरान जलील, सबसे पहले आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। कामरान जलील, आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। अच्छा कामरान जलील, अगर सुन सकते हैं तो ये बताइएगा कि अफसोसनाक हादसा, अफसोसनाक सानेहा आज खबरों में सामने आया है और एक हंसता बसता घराना जो है वो उजड़ गया है। मासूम नन्ही कली जो है वो खिलने से पहले ही मुरझा गई है। इस केस के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है, ज़रा अपडेट ज़रूर कीजिएगा। हमारे नुमाइंदे कामरान जलील से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाजरीन, एक अफसोसनाक सानेहा सामने आता है। शहर कराची में भी अब रेप केसेस जो हैं उसमें होशरुबा हद तक इजाफा होता जा रहा है और जिनसी दरिंदे जो है वो जिनसी दरिंदगी का निशाना बना रहे हैं मासूम नन्ही बच्चियों को, नन्ही कलियों को। ऐसा ही एक वाक़या गुलबर्ग कबाइल कॉलोनी में सामने आया जहाँ जालिमों ने 3 साल आमना से बदफेली की, पोस्टमार्टम में बदफेली की भी तस्दीक हुई है और बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया है। जबकि बच्ची की लाश घर से कुछ ही फासले पर मिली है। अहले खाना इस वक्त शिद्दत गम से निडाल है। इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से मजीद जान लेते। इस वक्त हमें हमारे क्राइम रिपोर्टर कामरान जलील ने ज्वाइन किया है। कामरान जलील, बताएगा अब तक इस केस के हवाले से इब्तदाई तौर पर क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी बिल्कुल, आज एक बहुत अफसोसनाक और एक दर्दनाक वाक़या पेश आया है। गुलबर्ग का इलाका है, कबायली कॉलोनी। यहाँ पर एक मासूम बच्ची है 3 साला, जिसका नाम आमना बासित बताया गया है। और इसके साथ आज एक बहुत अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक मुल्जिम है जिसका नाम नसीरुद्दीन बताया गया है। इस मुल्जिम को भी पुलिस ने फौरी तौर पर तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए खुफिया इत्तला पर CCTV कैमरे फुटेजेस वगैरह चेक कर इस मुल्जिम को गिरफ्तार किया है। और इस मुल्जिम की जो तस्वीर है वो भी एक्सक्लूसिव मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली है। वो तस्वीर में मुल्जिम जो नसीरुद्दीन है 35 साल, वो उसी इलाके का रिहायशी है, कबायली इलाके का ही रिहायशी है। और जो बच्ची थी उसका पड़ोसी बताया गया है, रक्षा ड्राइवर है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज जो ये वाक़या पेश आया है वो कुछ इस तरह से था कि ये बच्ची जो है अपने 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, आमना बासित। और जो इसके दीगर जो भाई थे वो आज सुबह मदरसे के लिए घर से निकले हैं और उसके बाद ये बच्ची उनके पीछे गई है और उसके बाद ये बच्ची लापता हुई है। जो घर वाले थे उनकी जानिब से अपने तौर पर उन्होंने बच्ची को तलाश किया। जब बच्ची नहीं मिली तो उसकी इत्तला पुलिस को दी गई कि बच्ची काफी देर से लापता है। थोड़ी देर बाद गुलबर्ग की ही एक कचरा कुंडी करीब से बच्ची की लाश बरामद हुई है, जिसके बाद ज़ाब्ती कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। दीगर जो ज़ाब्ती कार्रवाइयाँ थी वो मुकम्मल की गई और उसके जो सैंपल्स हैं वो भी जो है अभी महफूज कर लिए हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर इस बात की तस्दीक की गई है कि मुबैना तौर पर मुल्जिम ने बच्ची के साथ ज्यादती की है और ज्यादती के बाद उसको गला दबाकर कत्ल किया है। SSP
सेंट्रल है जिशान शफीक सिद्दीकी, उन्होंने बताया कि जो बच्ची की लाश मिली उस वक्त बच्ची के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था और इससे ये मालूम होता है कि बच्ची को गला घोंटकर कत्ल किया गया है। लेकिन पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई की है और बर्वक्त कार्रवाई करके इसमें जो मुलविस मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया है। नसीरुद्दीन इस मुलजिम का नाम है और ये इन्हीं के इलाके का रिहायशी था, रक्षा ड्राइवर है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब पुलिस की जानिब से अभी तक इसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई है। पुलिस हुक्काम का कहना यह है कि इसके हवाले से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें इसकी गिरफ्तारी को जाहिर करेंगे। और इलाका मकीनों की जानिब से भी इस पर तशद्दुद किया गया है क्योंकि इस वाक़े के बाद से जो इलाका मकीन है वो भी बहुत अफसरदा है। घर में तो एक क़यामत का मंजर है, इनके जो अहले खाना है वो शिद्दत गम से निदान है, लेकिन जो इलाका मकीन है वो भी उनके साथ इनके गम में बराबर के शरीक है। और जो इलाका मकीन है उनमें भी काफी गम और गुस्सा पाया जाता है। तो मुलजिम पर इलाका मकीनों की जानिब से भी तशद्दुद किया है, लेकिन पुलिस ने अभी मुलजिम को अपनी कस्टडी में ले लिया है, अपनी तहवील में ले लिया है और उससे मजीद इस वक्त इंटरोगेशन की जा रही है तफ्तीशी हुक्काम की जानिब से कि उसने ऐसा क्यों किया और ऐसी क्या वजह थी। तो ये तफ्तीशी अमल इस वक्त जारी है, मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश के बाद ही मालूम चल सकेगा कि उसने इस तरह की जो हरकत है और जो इसने कदम उठाया है वो क्यों उठाया है। तो ये एक बहुत अफसोसनाक और एक दर्दनाक वाकया था और इसमें मासूम बच्ची है उसकी जान गई है और इनके घर पे भी इस वक्त जो है कयामत का मंजर है। जो अहले महल्ला है वो भी इस वक्त जो है काफी गम में है। जी अच्छा, कामरान जलील ये भी बताएगा, मुलजिम नसीरुद्दीन के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या अब तक ये पता चल सका है कि आया ये जो शख्स है जिसको शुबे की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है, सबसे पहले तो ये बताएगा फैमिली की जानिब से शक व शुबात का इजहार किया गया था इस मुलजिम के ऊपर? जी बिल्कुल, इस वक्त जो उनके बच्ची के जो वर्षा है, जो घर वाले हैं वो तो इंतहाई गम की हालत में है और इस वाक़े के बाद से तो उनकी जो हालत है वो इंतहाई गैर हुई है क्योंकि एक मासूम बच्ची है उसके साथ इतना दर्दनाक वाक़या पेश आया है। तो जाहिर है इस वक्त तो सभी इस वाक़े को लेकर गम गुस्से का शिकार हैं और इसके खिलाफ मुकदमा का भी इंदराज उनकी फैमिली की मुद्दत में कराया जाएगा क्योंकि जो बच्ची का वालिद है वो इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में है। तो उनके वालिद के आने का भी इंतजार किया जा रहा है। जो बच्ची का वालिद है वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हैं और जो इनके घरेलू और भी दीगर जो इनके रिश्तेदार हैं उनसे भी मशवरा किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें अगला प्रोसेस है। मुलजिम की गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई है। जब ये तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी, मुकदमा होगा तो इस मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त जो है सेक्शन लगाई जाएंगी, दफात लगाई जाएंगी ताकि ये कानून की गिरफ्त से बचकर बाहर न निकल सके और दोबारा इस किस्म की कोई हरकत ना करे। क्योंकि अगर कानून इसमें गुंजाइश रखेगा और ये जब दोबारा बाहर निकल के आएगा तो ये कानून समझ चुके होंगे और मजीद ये इस तरह की जो है दोबारा से हरकत कर सकता है। तो इनके खिलाफ, मुलजिम के खिलाफ जो है सख्त से सख्त सजाएं और सेक्शन लगाई जाएंगी ताकि ये कानून की गिरफ्त से बच न सके। तो इस पर जो तफ्तीशी काम है वो भी काम कर रहे हैं। जी अच्छा, कामरान जलील, मुलजिम के हवाले से मैं मज़ीद ये भी जानना चाहूँगा, आप इस हवाले से भी ज़रा रोशनी डालिएगा। क्या मुलजिम जो है वो इससे पहले इसका किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इस तरह की एक्टिविटीज़ में क्या कभी मुलव्विस पाया गया है ये? जी देखें, ये तमाम चीजें अब चेक की जाएंगी कि इससे कबल भी कोई इस तरह के वाकयात पेश आए हैं। इसका तमाम सीआरओ जो रिकॉर्ड है वो चेक किया जाएगा। एतराफ के जो लोग हैं उनसे मालूमात हासिल की जाएंगी। ये तमाम जो चीजें हैं वो मुकदमे के इंदराज के बाद शुरू की जाएंगी। अच्छा कामरान जलील, एक जनरल क्वेश्चन ले लेता हूँ। रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रेप केसेस की शरह में क्यों इस कदर इजाफा होता जा रहा है? जी देखें, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पर कराची में इस तरह की सूरत हाल तो इतनी ज़्यादा नहीं है दीगर ममालिक की तरह। कराची में इस तरह की जो सूरत हाल सबसे ज़्यादा जो वाक़या जो रिपोर्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं जिसमें हमारे सरजानी टाउन है, यहाँ बहुत ये इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा शाह लतीफ़, सुक्खन और गुलशन हदीद, स्टील टाउन और कायदाबाद, इस तरह के जो इलाके हैं, औरंगी टाउन, इन जगहों पर इस तरह के वाकयात जो हैं बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स होते हैं। और इसके अलावा जो कराची की गुलशन इकबाल में जो आबादियां हैं, गोट जो बने हुए हैं,
इन गोटों में इस तरह के जो वाकयात हैं वो ज्यादा रिपोर्ट्स होते हैं। लेकिन जो ये भी जो रिपोर्ट होते हैं ये भी इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाकयात हैं। इससे पहले भी मासूम बच्चियों के साथ इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं और उनमें भी जो है जो मोहल्ले का ही कोई शख्स पाया जाता था या तो उनके घर का कोई रिश्तेदार इसमें मुलविस होता था। तो ये एक इसको माशरती बिगाड़ कह लें या इंसानी जो है अदम बर्दाश्त कह लें। तो इस तरह के वाकयात जो रहनुमा हो रहे हैं कराची में, लेकिन दीगर ममालिक में और दीगर जगहों से जो है शुक्र है कि ये वाकयात कराची में कम है। जी अच्छा कामरान जलील, तफ्तीश की अगर बात की जाए तो पुलिस की जानिब से अगरचे जान बच जाती है ऐसे केसेस में विक्टिम की, तो पुलिस की जानिब से भी तफ्तीश में जो है वो केस को उलझाने की कोशिश की जाती है और अक्सर कहा ही जाता है कि आप लोग जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, आपके जो है प्यारे की जान बच चुकी है इस केस में, हम इसको डोमेस्टिक फ़ाइट का केस बना देते हैं। अक्सर जो है वो सुलह पर भी आमादा किया जाता है। क्या ये नाकिस तफ्तीश समझी जाए इसको? देखिए, पुलिस को आप जितना भी तनकीद का निशाना बनाएं या पुलिस को आप जो भी बुरा भला कहें, लेकिन पुलिस जब कानूनी काम करती है और स्ट्रीट क्रिमिनल्स हों चाहे इस तरह के वाकयात हों, तो पुलिस की कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये होती है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सेक्शंस लगाई जाएं और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारे माशरे में एक निज़ाम है जो बासार अफराद हैं वो अपने ताल्लुकात की बिना पर और अपने जो है दीगर वसाइल इस्तेमाल कर कानून को प्रेशर देते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं पुलिस कि हम इस मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो भी सिस्टम के आगे हार जाते हैं और फिर मजबूरन उनको जैसा ऊपर से ऑर्डर होते हैं, जिस तरह से उनके आला अफसरान कहते हैं, वो फिर उसी तरह से ही काम को लेकर चलते हैं। लेकिन जो पुलिस की जो बात है, पुलिस भले शहर में रिश्वतखोरी करती है या और उनके दीगर जो भी काम है काले, लेकिन जब पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ती है और खास तौर पर इस तरह की नौयत के जो केसेस हैं, तो उसमें जो पुलिस के अफसरान हैं वो बिल्कुल अपने कानून को और बिल्कुल इस मामले को मद्देनजर रखे कि जो उनकी कमाई के मामला में जो लोग इल्जामात लगाते हैं कि पैसे ले लिए या पुलिस बिक गई, जो भी XYZ उन पे इल्जामात लगते हैं या उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि वो सख्त से सख्त जो है सेक्शन लगाकर मुलजिम को सजा दिलवाएं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मजबूरी उनकी यहाँ आके बन जाती है कि जब ऊपर से फोन आने शुरू हो जाते हैं, उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया जाता है, तो फिर वो मजबूर होकर पैसे लेन देन करके वो मामले को फिर अफसरान के कहने पे के हिसाब से फिर वो केस तैयार करता है। जी अच्छा कामरान जलील, अक्सर तो इतना प्रेशर आ जाता है कि इन केसेस में मैं अपनी आंखों से देखा कि हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल की मैनेजमेंट जो है, लैब है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स है, वो रिपोर्ट्स तक फराहम नहीं करते विक्टिम को। अजी मैंने आपको बताया ना, फिर वो मजबूर हो जाते हैं जी सिस्टम के आगे और प्रेशर के आगे वो मजबूर हो जाते हैं। फिर वो भी कहते हैं कि हम क्यों खामखाई किसी और मसले में फंसे। फिर वो जैसा अफसर कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं, फिर उसी हिसाब से फिर वो लेन देन भी शुरू कर देते हैं कि वो अब सिस्टम तो हो ही रहा है खराब, तो फिर हम अपनी रोजी क्यों खराब करें। लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश होती है, मैं फिर ये बात बोलूंगा, वो जितनी भी खराब है, वो तनकीद का लोग निशाना बनाए, रिश्वतखोर है, सुस्त है, लेकिन पुलिस जब क्रिमिनल को पकड़ती है, क्रिमिनल के लिए उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि इसको सजा करानी। लेकिन वो सिस्टम के आगे जब मजबूर होते हैं तो फिर वो एक दबाव में आकर फिर वो उसी सिमत में चलते हैं जिससे अपने उनके अफसरान कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कामरान जलील आपने। कामरान जलील, बहुत शुक्रिया कि आपने इस केस के हवाले से जो है वो हमें तफसीली रिपोर्ट किया और नाजरीन तक जो है इस केस के हवाले से होने वाली पेशरफ जो है वो भी पहुंचाई, नाजरीन को भी आगाह किया। नाजरीन, यह वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, बात हो रही थी माह सितंबर की और ये सितंबर जो है ये भी कहर बनकर टूटा है, सितमगर ही साबित हुआ है। शहर कराची के अमन व अमान की पल पल बिगड़ती हुई सूरत हाल है और ये शख्स जो है जो कि खुशियों का शहर कहलाया जाता था और रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, ये अब डकैतों का, रहजनों का और चोरों का शहर बनता जा रहा है। जितनी यहाँ पे आवाम है उतनी ही तादाद में अब यहाँ पे रहजन भी हैं, डकैत भी हैं, चोर भी हैं, जो कि इन लोगों को जान से भी महरूम कर रहे हैं, कीमती माल से भी महरूम कर रहे हैं। महकमा पुलिस ने शहर कराची में माह सितंबर में होने वाली स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के आदाद शुमार भी जारी किए हैं। सितंबर में स्ट्रीट क्राइम की
33 वारदातें रिपोर्ट हुई। डकैतों ने गुज़िश्ता माह 1651 शहरियों को उनके मोबाइल फ़ोन से भी महरूम किया है। गुज़िश्ता माह अगवा बराए तावान के 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भत्ताखोरी के भी 5 केसेस रिपोर्ट हुए। सितम तो यह है कि कहा यह जाता है शहर कराची को अमन का गहवारा बना दिया गया है, लेकिन देखा यह जाता है शहर में गैर मुल्की डकैत हैं, गैर मुल्की चोर हैं, गैर मुल्की रहज़न हैं, जिनके पास शनाख्ती दस्तावेज़ात भी मौजूद नहीं है, जिसकी बिना पर वो खुलेआम घूम रहे हैं, कानून की गिरफ्त में भी नहीं आ पाते। कानून की गिरफ्त में अगर वो आते हैं तो उनके साथ वो सलूक नहीं होता और कुछ न कुछ करके ले दे के या फिर जुडिशरी की जानिब से अगर पैरवी नहीं की जाती केस की तो बिला खौफ व ख़तर जो है वो वापस आ जाते हैं और बिला खौफ व ख़तर वो वारदातों का फिर से आगाज़ कर देते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है आप CPLC के साबिक चीफ हैं अहमद चनाई साहब। आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। अहमद चनाई साहब, शहर कराची में माह सितंबर में पुलिस की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए हैं शहर में होने वाली वारदातों के, मोबाइल फ़ोन छीनने के, कत्ल व गारत गिरी के, अगवा बराए तावान के, भत्ताखोरी के, वो आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। सर ये बताइएगा कराची में अमन क्यों कायम नहीं होता, अमन कायम क्यों नहीं हो पाता, इसकी क्या सबसे बड़ी वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक अमन की बात है तो कराची में अमन बिल्कुल है। हम जिस अमन की इस तरह से बात ना करें। हाँ, हम कहें कि जुराइम पे काबू क्यों नहीं पाया जाता। देखिए, बात यह है कि कराची एक बड़ा बेहंगम सा शहर है, 2.5 करोड़ से जायद की आबादी का शहर है, 4,500 स्क्वायर किलोमीटर की जायद का एरिया है और उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की मैनेजमेंट है वो अब साइंटिफिक बुनियादों पे होनी चाहिए। ये कन्वेंशनल मैनेजमेंट नहीं हो सकती। हमने बारहा कहा है कि जो CCTV कैमरा मैनेजमेंट प्लान है उसको फौरी तौर पर एक्टिवेट करने की जरूरत है ताकि अमन अमान की सूरत हाल को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। लोग जो हैं वो राह चलते लुटे ना, उनके साथ जो जुल्म सितम की दास्तानें जो अभी आपने बयान की उसमें ज़ाहिर एक कमी वाक़ आ जाए। ये मेट्रोपॉलिटन शहर है, इस मेट्रोपॉलिटन शहर में जो है वो लोगों को बिला खौफ व खतर रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं होना चाहिए। ई पुलिसिंग, डिजिटल पुलिसिंग हर सूरत में लाजमी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है और अगर उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर हम यही सोचते रहेंगे कि कराची शहर में शरीफ शहरियों को क्या बनेगा, जो निहत्ते घूमते हैं, जो गाड़ों से भरी गाड़ियां नहीं लेके जाते और जो अपने रोजगार के लिए बाइज्जत तरीके से जाते हैं लेकिन रास्ते में या जाते हुए या आते हुए लूट लिए जाते हैं। अच्छा अहमद चनाई साहब, जुडिशरी की जानिब से जो इक़दामात उठाए जाते हैं और जिस तरीके से डकैत जो है वो पकड़े जाते हैं, ज़मानत पर रिहा होकर वापस आ जाते हैं, ज़मानत पर रहते हुए डकैतियाँ भी करते हैं, सर ये क्या मामला है? इसके ऊपर किस तरह से रोशनी डालेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं सर ये सब? देखिए, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है और कन्विक्शन रेट बहुत स्लो है। हमारा कन्विक्शन रेट जो है वो ना होने के बराबर है और अदम सबूत की बिना पर मुल्जिमान जो है वो उस पर उनको शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया जाता है। मैं यहाँ जुडिशरी में तनकीद नहीं करता, मैं यहाँ अपने लोगों को तनकीद करता हूँ कि न सिर्फ इतना को कमजोर केस बनाते हैं और साथ साथ विटनेस जो है वो नहीं आते। अगर गवाह नहीं आएगा, केस कमजोर होगा तो उसके बाद जजेस की कोई बुराई नहीं है। जजेस को केस की प्राइमा फेसी को देखते हुए उसका फैसला करते हैं। अगर वो जमानत पे आ जाते हैं या बाद में बरी हो जाते हैं तो उनके पास कानून का खौफ बाकी नहीं रहता। ये कानून का खौफ जो है वो दिलाना पड़ेगा, इसमें प्रोसिक्यूशन को बेहतर करना पड़ेगा और इसमें जो जस्टिस सिस्टम है हमारा उसको जो है वो सिरनौ मैं समझता हूँ कि रिवैम्प करने की जरूरत है ताकि हम मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाएं। अच्छा सर, 70% से ज़ायद रेवेन्यू देने वाला शहर है और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का मुआशी, तिजारती और इक़्तिसादी हब भी है, लेकिन सर कानून की रिट कायम होती है लेकिन फिर से कानून की धज्जियाँ इस शहर में डकैत, रहज़न और चोर बिखेर देते हैं। सर क्या इनको अचानक से क्यों आज़ादी मिल जाती है? ज़मानत पर आने के बाद भी जो है ये जिस तरीके से दंदनाते फिरते हैं। अक्सर तो ऐसा हुआ है कि कोई डकैत पकड़ा जाता है, पता ही चलता है कि ये 1 हफ्ता पहले ही जेल से आया है। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल जो है वो मुसलसल कायम है, दायम है और मैंने पहले कहा कि कोर्ट में साजबाज करके उन वकीलों की खिदमत ले लेते हैं
जहां वो केस को बिल्कुल कमजोर कर दिया जाता है और साजबाज जो है वो हमारी प्रोसिक्यूशन से इसके साथ हो जाता है और इसके बाद फिर बड़ी आसानी से बेल हो जाती है। इसके बाद केस पर पेशा जरूर भुगतते रहते हैं, लेकिन साथ साथ जो अपना ये घिनौना फेल है उसको भी जारी रखते हैं। जाहिर है इस घिनौने फेल के साथ आम शहरी की जिंदगी हैरान हो जाती है और एक आदि मुजरिम जो है उसको जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक उसको इसकी पनिशमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं दी जाएगी, ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और लोग हमारे जुल्म सितम के शिकार होते रहेंगे। सर, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये जुमला तो हम सुनते हैं। रहज़नों को लगाम डालने और डकैतों और रहज़नों चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आप क्या समझते हैं? कानून साज असम्बली को क्या कानून साजी करनी चाहिए और इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, कानून अपनी जगह पर मौजूद हैं, सजाएं अपनी जगह पर मौजूद हैं। कानून को सिर्फ आज के जदीद तरीकों से मांग और ढालने की जरूरत है। जहां हम ई पुलिसिंग की बात कर रहे हैं वहां हमें दो चीजों की जो विटनेसेस हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी करानी होगी। एक तो जो वीडियो सिस्टम है उसको जो है वो मानना पड़ेगा और दूसरा जो है हम ऑडियो सिस्टम है जहां उसकी आवाज क्लियर सुनाई देती है, उसको भी मैं समझता हूँ कि कोर्ट में एज अ विटनेस एक्सेप्ट करने की जरूरत है। यही कानून में अमेंडमेंट्स हैं जो ई पुलिसिंग को और मजबूत बना देंगे और फिर ये ई पुलिसिंग के आने के बाद मैं नहीं समझता कि किसी तरह से वो केस से बरीजुमा हो जाए, किसी तरह उनकी बेल हो जाए और किसी तरह जो है वो फिर जो है वो ये वारदातें करते फिरें। तो हमें रिवैम्पिंग की जरूरत जदीद तकाज़ों से हमारे लॉज का अमल करना है। लॉज मौजूद हैं, लॉज में सजाएं मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसको जदीद तकाज़ों से अमल कर लेंगे तो कोई वजह नहीं कि हमारा लॉ जो है वो ज्यादा मौसर तरीके से मुजरिमान की गर्दन तक पहुंचे। अच्छा, अहमद चनाय साहब, आप जब CPLC चीफ थे उस दौर में रिकॉर्ड गाड़ियां जो हैं वो रिकवर करवाई गई, वो जो गाड़ियां छीन ली गई थी, जो गाड़ियां लोगों की रिहाइशगाह से चोरी हुई थी, सर अब वो चीज़ देखने में नहीं आती। अब गाड़ियां जो हैं वो इजीली हब के रास्ते से बलूचिस्तान चले जाती है, बलूचिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान और ईरान चली जाती हैं। सर क्यों है ये मामला? देखिए, इसमें दो चीजें नहायत अहम है। हम क्राइम पे प्रिवेंटिव मेजर्स की हैसियत से काम नहीं करते। हम बाद में जो है वो हमारी आंखें खुलती हैं और हम उसके साथ इबाब करना चाहते हैं। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ क्राइम को जो है वो मैनेज करने की बात करें, उसको काबू पाने की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि गाड़ियाँ जहाँ चोरी हो रही हैं वहाँ पर उसके जो पॉइंट्स हैं वो मौजूद हैं, उसकी टाइमिंग मौजूद है, उसके दिन मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ बेटर डिप्लॉयमेंट करनी है और फिर उन जगहों पे CCTV कैमरे की तनसीब और फौरी तौर पर ये पुलिसिंग का सिलसिला जो है वो शुरू करने वाली बात है। हम जब तक ये नहीं करेंगे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे, हम यही जो है वो रोना बेहतर होते रहेंगे और जाहिर है पुलिस अपने नामुसाइद हालात के बाद जो उनको बहुत ही मुख्तसर सी जो है वो उसमें फंडिंग की जाती है, उसको बेहतर बनाए बगैर जो है वो हमारा काम नहीं हो सकता। अच्छा, अहमद चनाय साहब, सेफ सिटी मंसूबे पर भी बात कर लेते हैं। सर, कराची में जराइम रोकने में कैमरे क्या मदद कर सकते हैं और सेफ सिटी मंसूबा जिससे इससे कराची वालों को किस हद तक फायदा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ अगर उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लें तो कराची में जराइम की शरह तेजी से कम हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत कराची में कैमरों से कोई वारदात होते हुए देख रहे हैं तो साथ में आपके रिस्पॉन्स यूनिट्स नजदीक होने चाहिए जिनको आप फौरन एक्टिवेट करें और जराइम के दौरान या जराइम जैसे ही हो रहा हो, खत्म हो रहा हो, भाग रहे हो, उनके पीछे किया जाए और मुजरिमान को जो है वो कैफरे के हिसाब तक पहुंचाया जाए। ये सेफ सिटी की इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, हम हमेशा अब मैं समझता हूँ कि ये बाद में उनको फुटेजेस देखकर क्रिमिनल्स के अरेस्ट करने जाना, मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर ये है कि ड्यूरिंग द क्राइम एंड इमीडिएटली आफ्टर द क्राइम रिएक्शन होना चाहिए हमारी फोर्सेस का और उनको पकड़ा जाना चाहिए। अच्छा, अहमद चनाय साहब, 35 कैमरे जो है वो सेफ सिटी मंसूबे के तहत उन्हें फाल कर दिया गया है। क्या समझते हैं इब्तदाई मरहले में 35 कैमरे जो है वो शहर में अमन व अमान कायम करने के लिए जो है वो मौसर साबित होंगे? देखिए, कोई भी
इस पे जो तबसरा निगार हैं वो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये काफी है। बिल्कुल। मगर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चले एक स्टार्ट ले लिया, अब तेजी से इसको आगे बढ़ाएं और इसको इम्प्लीमेंट कराएं। अगर ये काम नहीं होगा और ये 35-35 करके हम एक साल में बढ़ाते जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर एक बड़ा रिलीफ जो आवाम की रिक्वायरमेंट है, कराची की एक मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उस सिटी को जो है वो जदीद तकाज़ों के साथ हमांग करना, मैं समझता हूँ कि हम इस शहर की अफादियत को जो है वो बर्बाद कर देंगे अगर हम इसमें मजीद जो है वो लेट करेंगे तो। अच्छा अहमद शनाए साहब, सिंध पुलिस की जानिब से शाहीन फोर्स जो है वो बनाई गई थी लेकिन मतलूबा नताइज नहीं हासिल हो सके। आपके एनालिसिस के मुताबिक, आपके एक्सपर्टीज़ के मुताबिक आप क्या समझते हैं, क्या उस फोर्स की तादाद बढ़ानी चाहिए थी? देखिए बात यह है कि फोर्स कितनी मौसर है, उसकी मैनेजमेंट कैसी की जा रही है, उसको कहाँ पोस्ट किया जा रहा है और उससे क्या काम लिया जा रहा है। ये एक बड़ा मौसर प्लान होता है। इसको सिर्फ ये कह देना कि ये फोर्स काफी है या ये फोर्स काफी नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये गलत स्टेटमेंट होगा। हमें नेचर ऑफ दी प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड जो है उसको देखना चाहिए, कहाँ कहाँ उसको पोस्ट किया गया उसको देखना चाहिए और उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए कि आया ये काफी फोर्स है या ना काफी फोर्स है। आया ये फोर्स इतनी ट्रेंड है कि क्राइम को की प्रिवेंशन में मदद करे या फिर ये रिटेंडेड फोर्स है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको देखने के बाद ही हम फैसला कर सकते हैं। अच्छा अहमद शनाए साहब, गैर मुल्की डकैतों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जो गैर मुल्की बाशिंदे हैं जो डकैती, चोरी, राजधानी में मुलव्विस हैं, चाहे लोगों को जो है वो बंदूक के ज़ोर पे लूट रहे हों या गाड़ियों की बैटरियां चोरी कर रहे हों या फिर कीमती शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँचा रहे हो, सर इन्हें किस तरीके से लगाम डाली जाएगी? देखिए मैंने पहले कहा कि हम क्राइम की प्रिवेंशन पे काम करें, प्रिवेंटिव मेजर्स को लें, हमारी स्नैप चेकिंग जो है वो मजबूत होनी चाहिए, हमारे शहर के जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, जो एग्जिट रूट्स हैं उन पर जो है वो हमारी बिल्कुल कड़ी नजर होनी चाहिए और फिर इन सबको जो है वो कंप्यूटर से लिंक होना चाहिए ताकि कोई भी गाड़ी अगर निकल रही है उसके नंबर के साथ उसको चेक करके और वो सस्पिशियस अगर नहीं है तो उसको आराम से जाना दिया जाए और सस्पिशियस है तो इसको जो है वो रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा अहमद शनाए साहब, दो सवालात लूँगा, मैं चाहता हूँ एक ही साथ आपसे सवाल कर लूँ क्योंकि वक्त जो है वो कम है। सर सबसे पहले तो ये बता दिएगा कि शहर कराची में मकामी पुलिस जो है, कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो किस हद तक नागुज़ीर हो चुकी है, और दूसरा सवाल ये है कि ये एक आपसे भी चाहूँगा कि बतौर कराची का वकील या फिर कराची की जानिब से जो है आवाज़ उठाने वाले के तौर पे आप ये बताइएगा कि कराची वो शहर है जहाँ ज़िंदगी जो है अब वो महंगी है, मौत सस्ती हो चुकी है। शहर कराची वाले किससे फरियाद करें? सर आप किससे फरियाद करेंगे? देखिए जाहिर है कि शहर कराची के जो मैनेजमेंट करने वाले हैं उन्हीं से सवाल करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं को जो है वो अपना जो भी शहर के करता धरता है उन्हीं के पास जाएंगे, चाहे वो मेयर हो चाहे वो सीएम हो। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं लेकिन जिनके हाथ में कानून है, जो कानून को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं वही हमारे इस वक्त लीडरान हैं और हम उन्हीं को बताएंगे कि ये शहर को जो है वो कैसे मैनेज करना है। ये शहर बहुत बड़ा शहर है, इसकी पूरी एक मैनेजमेंट की साइंस है। हम ये कह दें कि जी बस यहाँ पर इस तरह करते हैं, यहाँ कर दें, ऐसा नहीं होगा। हमने स्टैट्स को देखना है। CPLC ने जो स्टैटिस्टिक्स इतने सालों में बनाए हैं उसमें आपको बड़ा क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि शहर में कहाँ क्राइम हो रहे हैं, किन औकात पे हो रहे हैं, किन दिनों में हो रहे हैं और कौन सी जो है वो जगहें हैं जहाँ से ये क्राइम होते हैं। अब उन्हीं को अगर मैनेज कर लें, उन्हीं को प्रॉपर अग्रीमेंट करा लें तो फिर कोई वजह नहीं कि कराची शहर जो है वो अमन व अमान के हवाले से बेहतर शहर हो जाए, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो जाए और कराची जो 70% रेवेन्यू जनरेट देने वाला शहर है उसको पूरा हक मिले। साबिक सरबरा CPLC के साबिक चीफ अहमद शनाए साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमसे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शेयर किए, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से भी बात हुई, जराइम किस तरीके से रोका जाएगा, मुफीद मशवरे भी दिए और बतौर अहलियान कराची जो है आपने मुकदमा जो है वो अरबाब इख्तियार के भी गोश गुजार कर पाए। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले शहर कराची के अमन अमान के सूरत हाल पर बात हो रही थी। अहमद शनाए साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। उनकी जानिब से भी होश रुबा स्टेटिस्टिक्स हमसे शेयर किए गए थे और फैक्ट्स एंड फिगर्स उनकी जानिब से बताए गए थे। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं शहर कराची के ऐसी माफिया की। गदागर तो मिन्नत तरलो और समाजत से लोगों की जेबें खाली करवाते हैं, जबकि एक ऐसा ताकतवर तबका भी है जो ज़बरदस्ती धोस धमकियों से लोगों की जेबें खाली करवाता है। जी हाँ, ये है शहर कराची की पार्किंग माफिया, जिन्हें ना पुलिस का डर है, ना ही किसी कंसर्न इदारे का, ना ही एंटी करप्शन का। अपनी मर्जी से जब चाहे जहां चाहे पार्किंग फीस वसूल करते हैं और ना इनके पास कोई यूनिफॉर्म है, ना कोई कैप, ना किसी किस्म की कोई जैकेट, ना कोई शनाख्त के जिससे साबित हो सके कि आया ये वाकई चार्ज पार्किंग वाला है या नहीं। इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमें MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली जमाल अहमद साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। जमाल साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। जमाल अहमद साहब, क्या समझते हैं गैर कानूनी पार्किंग माफिया के पीछे? एक तो चार्ज पार्किंग है और एक वो पार्किंग है कि जो साइट ही अलॉट नहीं हुई चार्ज पार्किंग के तौर पे, वहां जो अनासर मौजूद हैं उनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू है। मेट्रो चैनल तो हर वो चीज जो अवाम परेशान होती है उसके हवाले से मुसलसल आगाही और दे रहा होता है। बहुत शुक्रिया। जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे वाटर के हवाले से जो है मतलब है कि हाइड्रेंट है, तो सरकारी हाइड्रेंट है, एक खुद साख्ता हाइड्रेंट भी, वो भी एक माफिया है। इस तरह स्ट्रीट क्राइम का भी एक माफिया है। इस तरह ये जो है चार्ज पार्किंग है, और जब चार पार्किंग अगर KMC ने दिया है, किसी टेंडर खोला हुआ है तो टेंडर होना चाहिए, और उसके कैप नहीं है, उसकी जैकेट नहीं है, उसकी रसीदें नहीं है। इस तरह तो शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर हो रहा है भाई, पूरा माफिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, KMC मुस्तफा वहाब साहब की जिम्मेदारी है, वजीर बल्दियात सईद गनी साहब की जिम्मेदारी है कि ये सारी चीजें हो रही है कराची में, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम तो ये समझते हैं कि यार मददगार हमारी कौम, हमारी खलकत, हमारे कराची के लोग जो है सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले बेचारे परेशान हैं। आप ये देखें ना कि भाई एक माफिया, ये भी एक माफिया, हीरोइनची माफिया, जो कराची को उधार रही है। यानी पेडेस्ट्रियन ब्रिज से लेके नाले की छतें, गटर के ढक्कन, घर घर के ग्रिल के इलेक्ट्रिक के तार। और जमाल अहमद साहब, वक्त का सितम ये है कि अब इनकी तादाद 3 से 5 लाख के दरमियान हो चुकी है। किसकी? ये जो नशा करने वाले अफराद जो हैं, इनको हेरोइनची बोले, नशे के आदि अफराद बोले। बिल्कुल सर, इसके 3-4 लाख अफराद हो गए। शर्जील मेमन साहब हमारे मोहतरम वजीर हैं, एक्साइज के वजीर हैं, इन्होंने भी एक वीडियो भी चलाई है कि कहीं भी अगर हेरोइन बेचने वाला या बैठ के पीने वाला हो तो फौरी बताएं। अरे फौरी क्या बताएं, पूरे रोडों के ऊपर, मेन पेडेस्ट्रियन ब्रिज के नीचे, मतलब रोड चलते हुए रोडों पे आप ईसा नगरी पे चले जाएं, नॉर्थ फैजाबाद में चले जाएं, किसी जगह पे यार पुलिस और SHO यानी पब्लिक कौन कौन सी एजेंसी गुजरती, सबके सामने पी रहे हैं। वो तो डरते ही नहीं है बॉस, उनको पता है ये उठा के लेके नहीं जाएंगे, ये कहीं मतलब इलाज नहीं कराएंगे। मैं तो कहता हूँ कि भाई कराची में स्ट्रीट क्राइम, ये सारी क्राइम की जड़ हो गई है। उसमें एक हीरोइनची माफिया भी आ गया जो लोगों के घरों से चीजें चोरी कर रहा है। सरेआम रोडों पे गटर के ढक्कन और नाले की छतें, पेडेस्ट्रियन ब्रिज, क्या क्या ले चोरे, स्ट्रीट लाइट तक ले जा रहे हैं, यहाँ तक के इसका अपना गैस का मीटर तक उतार के ले जा रहे हैं। भाई इंसान, ये हम किस माशरे में रहे, कहाँ रह रहे हैं? गांव देहात में भी ऐसा नहीं होता जितना कराची में हो रहा है। ये तो मैं समझ रहा हूँ कि एक किसी साजिश के तहत कराची को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, और और मेयर कराची साहब की जिम्मेदारी है। मैं समझ रहा हूँ इस कराची का अल्लाह मालिक कि क्या होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि IG साहब को इसमें कम से कम एक्शन लेना चाहिए। शर्जील मेमन साहब से बात हुई, हमें शर्जील साहब इनका तो कोई कलाकुमा कराए, इलाज कराए, कोई ऐसा रास्ता तो बनाए। ये रात को थैला लेके कांधे में रात के पूरे रात भर सुबह 5 बजे तक कार्रवाइयां करते हैं, किसी की बैटरी निकालते हैं, किसी का मैरल निकालते हैं। यानी हम लोग तो ऐसा लग रहा है कि 8 बजे के बाद यकीन माने कराची का ये हाल है, गलियों का, घरों का सन्नाटा होता है, लोग घरों में मशहूर हो गए, लोग बाहर नहीं बैठ रहे हैं। साहब, आलम तो यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जमाल साहब, देखा ही जाता है ये जो चोरी करने वाले अफराद हैं ये भी गैर मुल्की हैं। और इसके अलावा मैं एक और निशानदेही करूँ, अगर हम सदर के इलाके में जाएं या गुलशन के इलाके में या गुलिस्तान जौहर के इलाके में, XYZ कराची के मुतादिद इलाकों के चक्कर लगा ले जहाँ गैर कानूनी पार्किंग का धंधा उरूज पर है, वहाँ देखने में आता है कि गैर मुल्की अफराद जो है वो पार्किंग फीस वसूल कर रहे हैं। सर जाए तो जाए कहाँ शहर कराची की आवाम?
सर बात यह है कि अगर हम किसी जबान किसी मजहब पे बात करेंगे तो लोगों को थोड़ा बुरा लग जाता है ना। नहीं जमाल भाई, मैं तो गैर मुल्कियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं गैर मुल्कियों की बात कर रहा हूँ, वो भी है। फिर हमारे यहाँ तीनों सूबे के लोग कराची में आते हैं, हमें उसको वेलकम कहते हैं। बिल्कुल। मगर हम कहते हैं किसानों की तरह रखे। आप ये देख लेना, चिंची माफिया भी तो है ना कराची में। रक्षे का हाल देखें, चिंची रक्षा, दूसरे सूबे के लोग आके चिंची रक्षा चला रहे हैं और 12-12, 15-15 साल के बच्चे चला रहे हैं। नजर आ रहा 15-15 अफराद इस रक्षे में टंगे हुए लटके। अच्छा, मैं एक जमाल अहमद साहब, मैं यहाँ कता कलामी माफ एक और चीज की निशानदेही कर दूं। ये तो मैंने फील्ड में जाके देखा, पार्किंग माफिया, चिंची माफिया। अच्छा, वक्त की सितम जरीफी ये है कि शहर कराची की सड़कों पर जो चिंची लेकर दनाते फिर रहे हैं, उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, रूट परमिट नहीं, इवन उनकी नंबर प्लेट्स नहीं है। नंबर प्लेट्स के ऊपर जो है वो मुतादिद सियासी नारे दर्ज हैं, सियासी शख्सियात जो हैं वो उनकी तस्वीरें बनाई हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है चिंची रक्षे पे। मैं बताऊं, मैं तो एक तो हम तो ग्रास रूट के लोग हैं, रूट के लोग, हम तो रोड घूमते ना, हम देखते हैं एसओ जो खड़ा होता है, ट्रैफिक वाला एसओ है या वो मतलब इंस्पेक्टर है या सब रोडों पे खड़े हैं। खुदा की कसम इनके भत्ते बने हुए मंथली। इनको पता है कि कौन सा रक्षा कौन से रूट का है, कौन साहब इसको चला रहे, उसको मंथली जाता है। ट्रक के भी भत्ते हैं, ट्रक उनको पता है ट्रक नंबर ये फलाना भाई का है, ये फलाने साहब का है, उनका मंथली बना हुआ है। तो सारा सिस्टम तो ऐसे ही चल रहा है कराची में। एक वो लोग हैं सफेद पोश लोग हैं बेचारे, वो 3 टाइम की रोटी में असर नहीं हो रही है। वो किसी जगह पे जेडीसी की जगह सरानी की जगह पे खाना भी नहीं खा रहे हैं। और जो कराची से बाहर से लोग आए हैं वो बकरे रोजाना खा रहे हैं, रोडों के ऊपर बैठ के आंखें भी दिखा रहे हैं, सो भी ब्रिज के नीचे रहे और यहाँ पे सफाया भी कर रहे हैं, चोरियां भी कर रहे हैं, डकैती भी कर रहे हैं। तो कराची वाले बेचारे कहाँ जाएंगे? खुदा की कसम, कराची में टैक्स नहीं दे तो मुल्क का क्या हाल होगा आपको ही पता है। बिजली के बिल हम भरे, गैस का बिल हम भरे, लोड शेडिंग यहाँ हो रही है, पानी यहाँ मिल नहीं रहा है। तो कोई भी सरकार, देखिए हम ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर अगर हुकूमत किसी की भी नून लीची है ना, उसकी बेटी है या उसका भाई है, जो भी एक्साइज चला रहा है, मगर वो ऑन तो कर रहे हैं पंजाब को। हमारे यहाँ यार देखे ना, मरियम कितना जबरदस्त काम कर रही है। यहाँ कराची के अंदर क्या है, लड़काने में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ रोजाना मीटिंगें होती है, मीटिंग से कोई पेट थोड़ी भरता है। कोई होते हुए नजर आए, कोई कानून पे अमल होते हुए, इम्प्लाई होते हुए कुछ चीजें नजर, कुछ चीज नजर नहीं आती इस माशरे में। लोग बेचारे बहुत परेशान है। गरीब तबका तो समझे मर गए। नाश्ता में जाए तो वहां भी 300 अफराद की लाइनें लगी हुई है, 24 घंटे खतरा में रश है। मतलब कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ आदमी बेचारा गरीब मतलब वहां जाके अपना कोई चीज वसूल कर ले। मुमकिन नहीं है, मुश्किल होता जा रहा है कराची के अंदर। अल्लाह ताला क्या कहें, हम तो सरकार को कहते हैं अल्लाह आसानी फरमाए इंशाल्लाह। जमाल अहमद साहब, आपने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जिक्र किया, ठीक है, वो भी अपनी समत में जो है दुरुस्त काम करे, लेकिन आप के मुताल्लिका हल्के का भी मैंने विज़िट किया और वहाँ पे जिस तरीके से बिजली और पानी के मसाइल के हल के हवाले से आपको तगदो करते हुए देखा, तो ये भी अपनी मिसाल आप है। काम सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा, काम जो है वो आप लोगों के दस्ते बाजू से भी हो रहा है। एक इसके ऊपर भी जरूर करिएगा, ये खास तौर पर आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। ये कब्रिस्तान पे भी टॉपिक करिएगा आप, कब्रिस्तान के सूरत-ए-हाल पे, जो कब्रिस्तान कंप्लीट भर चुके हैं उसके ऊपर भी आज का धंधा चल रहा है। एक कब्रिस्तान पे जो सरकारी जो मुलाजिम है उनकी तादाद होती है 4। बिल्कुल, ये छोटे छोटे पार्ट हिस्से में ठेके पे बटे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठेकेदारी निजाम चल रहा है। 50,000 बिल्कुल जमाल अहमद साहब, इसके ऊपर लाजमी गौर किया जाएगा और कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द इस इशू को भी हाईलाइट किया जाए और हो सकता है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जो इस इशू को हाईलाइट करें और आपको भी हम दावत देते हैं स्टूडियो आने की। अच्छा जमाल अहमद साहब, पार्किंग के मसले पर आ जाते हैं। मुतादिद ऐसी साइट्स हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, जिनका पेपर्स में इंदराज नहीं है, पार्किंग साइट्स ऐसी हैं और वहाँ से पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। कैसे वसूल की जा रही है? डायरेक्टर चार्ज पार्किंग हो या फिर वज़रा हो, सूबाई वजीर हो, उनको ये सब बंदरबाट क्यों नहीं दिखाई देता? सर सब कुछ दिख रहा है, सब उन्हीं के लोग हैं, सब आपस में बटे हुए हैं, हर आदमी ने एक पोर्शन संभाला हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसका सवाल तो आपको वजीर बल्दियात से पूछना चाहिए, मेयर कराची से पूछना चाहिए। केएमसी का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो चार्ज पार्किंग को देखता है, डायरेक्टर है, जो भी एक्साइज, नबील बलोच साहब, कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? तो ये सारी चीजें माफिया सर खुलेआम चल रहा है। अच्छा मजे की बातें चले, वो माफिया चल रहा है। एसी डीसी का भी तो किरदार है ना कराची के अंदर। हर इलाके के हर सेंटर में डीसी है, हर वेस्ट में, ईस्ट में है, इनके एसी है, एरिया वाइज एसी है। तो ये क्या काम कर रहे हैं? ठीक, तो ये हमारे यहाँ तो लम्हा फिक्रिया है भाई।
ठीक। अच्छा जमाल अहमद साहब, मैं चाहता हूँ कि कोई वन लाइन में कोई हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहें शहर कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि वक्त अपने इख्तिताम की जानिब है। मैं तो इल्तिजा करूंगा अपना बिलावल भुट्टो साहब से और जरदारी साहब से, भाई अपनी हुकूमत को देखिए कराची में क्या काम करे, किस तरह का माफिया चल रहा है। यहाँ पे लोग सुकून से सो नहीं सकते, सुकून से निकल नहीं सकते, पैदल जा नहीं सकते, रास्ते में लूट जाते हैं, ख्वातीन बच्चे बेचारे लूट जाते हैं, मोबाइल फोन लूट जाते हैं। यहाँ पे गदागरी का सरे आम है, लोग भीख मांग रहे हैं, रोडों पे बैठे में। मतलब जंगल का कानून है, अल्लाह के वास्ते आप कम से कम कराची को अच्छा करने की कोशिश करें, कराची के साथ साथ पूरे सीन के अंदर अच्छा करने की कोशिश। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, जनरेट करने वाला ये सीन कराची है। आप यहाँ पे देखें क्या सूरत हाल है, रोड चलने के लिए रोड नहीं है हमारे पास, कुछ भी तो नहीं है। किस किस चीज से बात करें, कब्रिस्तान नहीं है, रोड नहीं है, पथारे लगे हुए कराची का रोड के ऊपर, पुलिस ट्रैफिक वाले पैसे ले रहे हैं। यानी कोई जंगल का कानून ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई हुकूमत नाम की कोई चीज मुझे तो नजर नहीं आ रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिलावल साहब से, उनकी कैबिनेट से कि कुछ कम से कम कराची के ऊपर रहम करें और कुछ देखें, अच्छे लोगों को लाए जो काम कर सके। ठीक है। MQ पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली जमाल अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और जमाल अहमद साहब की जानिब से मुख्तलिफ समत में निशानदहियाँ की गई हैं कि शहर कराची में किस तरीके से मुख्तलिफ जो माफियाज हैं वो पनप रही हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इसी मौजू को जो है अगले प्रोग्राम में भी डिस्कस करें। जमाल अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला, अपना तज़किया दिया, तबसरा दिया और माफियाज के निशानदेही के। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।